आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे। इस लॉकडाउन पीरियड में आपकी पढ़ाई भी नियमित चलती होगी। जो आपका लक्ष्य होगा, आप उस लक्ष्य के प्रति जो है दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम करंट अफेयर्स की सीरीज में बात करने वाले हैं। 2 से 3 टॉपिक है। आज का जो वीडियो है मैक्सिमम 1 घंटे का वीडियो है, लेकिन जो भी टॉपिक है वो महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि पिछले 3 वीडियो से जो हमारी पिछली 2 हुई है, ये तीसरी सीरीज है। इससे लगातार हम कोरोना के बारे में प्रारंभ में बात करते हैं कि सप्ताह भर में कोरोना से संबंधित क्या नए घटनाक्रम हुए हैं, क्या अपडेट हुए हैं, उसकी हम बात करते हैं। तो कोरोना से ही प्रभाव अपना चर्चा प्रारंभ करते हैं। कोरोना कोविड-19, इससे हम अपनी चर्चा बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या घटनाक्रम हुए हैं। तो सबसे पहले भारत सरकार ने जो अभी हाल ही में आरोग्य सेतु नामक ऐप बनाया है। मोबाइल ऐप है, ये एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। तो आरोग्य सेतु ऐप जो है भारत सरकार द्वारा बनाया गया है और कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए इसको बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो आरोग्य सेतु ऐप है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो कोरोना वायरस है उससे संबंधित जो खतरे हैं, जो जोखिम है, उसका पूर्वानुमान कर सकते हैं। उसके बारे में अतिरिक्त चीजों को आप जान सकते हैं। ये है आरोग्य सेतु। इसके अतिरिक्त जो ऐप है आरोग्य सेतु, इसमें क्या है, यदि कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है तो उसका जो डाटा होता है, उसका जो मोबाइल नंबर होता है और जो अन्य डाटा होता है, उसको इस ऐप में सेव किया जाता है भारत सरकार द्वारा। इससे क्या होता है कि यदि आपके मोबाइल में ये ऐप है तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि आप जिस लोकेशन पर हैं उस लोकेशन के आसपास कोई संक्रमित व्यक्ति तो नहीं है, कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति तो नहीं है। तो इसका उद्देश्य क्या था आरोग्य सेतु का, ये आपको समझ में आ गया। किसने लॉन्च किया है, भारत सरकार द्वारा किया गया है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं इस दिनों जो है कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते, कोविड-19 के संक्रमण के चलते बहुत सारी कार्रवाइयां हो रही हैं प्रशासन द्वारा। जो लोग लॉकडाउन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, सरकार की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। तो जो कठोर कदम उठाए जा रहे हैं वो 2 प्रावधानों के अंतर्गत उठाए जा रहे हैं। पहला क्या है, भारतीय दंड संहिता जो हमारी है, भारतीय दंड संहिता। यदि आप इस दौरान कोई भी उल्लंघन करते हैं किसी भी प्रकार का, आप इस संक्रमण, जैसे आप जानते हैं एपिडेमिक डिजीज एक्ट जो था उसको प्रभावी कर दिया गया है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 है, ये इस समय प्रभावी है। ठीक है। इसके अतिरिक्त एक और धारा है जो प्रभावी है, वो है आपदा प्रबंधन अधिनियम। आपदा प्रबंधन अधिनियम जो बनाया गया था, आपदा प्रबंधन अधिनियम। तो आपदा प्रबंधन जो अधिनियम है, इसकी भी कुछ धाराओं को जो है इस समय प्रभावी कर दिया गया है। इसकी धारा संख्या 51 से 60 तक, धारा 51 से 60 तक प्रभावी कर दिया है। वर्तमान समय में यदि कोई भी व्यक्ति जो है, यदि उसको लगता है, प्रशासन को लगता है कि कोरोना संक्रमण के जो बढ़ाने के लिए, उस पर जो सरकार उसको रोकने के लिए जो कदम उठा रही है उसका विरोध कर रहा है, या कोई ऐसा कदम उठा रहा है जिससे ज्यादातर लोगों को संक्रमित होने की आशंका हो, समाज में संक्रमण फैलने की आशंका हो, या सरकारी जो गतिविधियां हैं उसमें बाधा डाल रहा है, तो उसको या तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत जो है उस पर जो भी कार्रवाई की जाएगी, या तो आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान समय में कौन कौन सी धाराएं प्रभावी हुई हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में IIT बॉम्बे है, IIT बॉम्बे जो है, इनके भी द्वारा एक ऐप बनाया गया है। IIT बॉम्बे ने एक ऐप बनाया है। वो क्या है कि जो लोग, आप जानते हैं कि वर्तमान में भारत सरकार के समक्ष एक समस्या यह भी है कि कोरोना से प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं वो भाग जाते हैं। जो उनको क्वारंटाइन जहां पे किया होता है, या जो भी संक्रमित व्यक्ति है जिसको आइसोलेशन में रखा गया है वो भाग जाता है, या कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसपे भारत सरकार को आशंका रहती है कि इस व्यक्ति में संक्रमण देखा जा सकता है, तो उसको क्वारंटाइन जो हम करते हैं तो उसमें भी व्यक्ति भाग जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो भाग जाते हैं उनको ट्रैक करने के लिए, क्यों ट्रैक करने के लिए, क्योंकि यदि वह व्यक्ति संक्रमित है और वो आइसोलेशन से भागा है, आइसोलेशन सेंटर से भागा है, तो वो भारतीय समाज के लिए खतरा है, अपने परिवार के लिए खतरा है। तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि इस तरह से जो है
संक्रमण जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और इन दिनों यदि आप देखेंगे तो लगभग 400 प्लस का आंकड़ा लगातार 4 दिन से आ रहा है। 400 प्लस का आंकड़ा डेली आ रहा है। तो आईआईटी बॉम्बे ने जो ऐप बनाया है, इसके माध्यम से क्या है, उस व्यक्ति को ट्रैक किया जा सकेगा, उस व्यक्ति को ट्रैक किया जा सकेगा कि वह व्यक्ति वर्तमान समय में किस स्थान पर है, यदि वो भागा है तो। ये आपको पता होना चाहिए कि आईआईटी बॉम्बे ने बनाया है। और दो वर्ड यहीं पे आप बहुत सुनते होंगे इस समय, आइसोलेशन, आइसोलेशन और क्वारंटाइन। इसमें मूलभूत अंतर क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। आइसोलेशन में उन व्यक्तियों को रखा जाता है जिनके संक्रमण पाया गया है, मतलब जिनकी जांच हुई है और संक्रमण पॉजिटिव पाया गया है, तो उनको आइसोलेशन में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? जिससे कि संक्रमित व्यक्ति को संक्रमण मुक्त किया जा सके। दूसरी बात कि उस संक्रमण का फैलाव भारतीय समाज में और उस व्यक्ति के परिवार में ना हो। ये हो गया आइसोलेशन का। और जो आइसोलेशन का मेन यदि हम देखें प्राथमिक जो था, तो आइसोलेशन कम से कम जो है अधिकतम 30 दिनों तक जो है बात करते थे। ये यूरोप से चली है सारी चीजें। तो यूरोप में जब आइसोलेशन में किसी व्यक्ति को रखा जाता था महामारी के दौरान, तो कम से कम 30 दिनों का ये जो है आंकड़ा होता था आइसोलेशन में। लेकिन भारत सरकार आप जानते हैं जब तक व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा है तब तक के लिए उसको आइसोलेशन में रखा जा रहा है। दूसरी बात आती है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन क्या है? क्वारंटाइन ऐसे व्यक्ति या समुदाय, ऐसे व्यक्ति या समुदाय को एक जगह जो है उसकी गतिविधियों को सीमित कर दिया जाता है। जैसे कि आप किसी को एक घर में जो है पैक कर दिया गया एक कमरे में, तो उसकी गतिविधियों को सीमित कर दिया जाता है। किसकी गतिविधियों को? जिस व्यक्ति में संक्रमण होने की आशंका होती है उसको कैद किया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है या नहीं ये आशंका दर्ज की जाती है, आशंका व्यक्त की जाती है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो आशंका के आधार पर यदि व्यक्तियों को किया जाता है पैक, नजरबंद तो नहीं कह सकते, तो एक उनकी गतिविधि को जो सीमित किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्वारंटाइन। इस समय यदि आप देख रहे होंगे तो कोई भी व्यक्ति जो बाहर से अपने गांव में गया है तो उसको क्या किया गया है, उसके नजदीकी जो केंद्र है, जिला अस्पताल या जो प्राथमिक केंद्र है, वहां पर उसको क्वारंटाइन किया गया है। तो क्वारंटाइन का मतलब हो गया कि गतिविधियों, व्यक्ति की जिसको संक्रमित होने की आशंका है उसकी समस्त गतिविधियों को सीमित कर दिया जाता है, जिसका उसका प्रसार जो है भारतीय समाज में ना हो सके। तो ये हो गया क्वारंटाइन, ये हो गया आइसोलेशन। दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण थे, डेली दैनिक जीवन में आप पढ़ते रहे होंगे, तो आपको उम्मीद करता हूं अंतर स्पष्ट हो गया होगा। फिर बात आती है, आपने देखा है तबलीगी जमात। तबलीगी जमात का आपने बहुत सुना, बहुत चर्चा हुई, क्या सही है क्या गलत है, सबको अपना अपना विचार देना चाहिए, तो वो तो अलग तथ्य है। तो तबलीगी जमात जो है, ये जो जमात है, ये तबलीगी जो होता है, इसका मतलब होता है कि मुस्लिम धर्म जो है, पहली बात तो ये मुस्लिम धर्म से संबंधित है। दूसरी चीजें क्या है कि इसमें क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, अपने धर्म की अच्छाइयों को, अपने धर्म के धर्म गुरुओं के विचारों को जो है प्रसार करते हैं। तो ये हो गया तबलीगी जमात। अब बात आती है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। तो तबलीगी जो जमात है इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1927 में। कहां से हुई थी? हरियाणा से हुई थी। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि तबलीगी जमात का प्रारंभ पहली बार कहां पर हुआ था। तो पहली बार हुआ था हरियाणा में 1927 में, और इसका जिला था नूह जिला हरियाणा का है, जहां से 1927 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये तो बेसिक हो गया, लेकिन पिछले दिनों मैंने पढ़ाया भी है और आपको फिर से बता देता हूं। क्या आपको पिछले दिनों मैंने पढ़ाया था, पिछले दिनों मैंने पढ़ाया था विश्व इज्जेतमा, विश्व इज्जेतमा, और एक पढ़ाया था तबलीगी इज्जेतमा। जिसको याद होगा अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम बता रहे हैं, उसी के लिए तो हम हैं ही। विश्व इज्जेतमा और तबलीगी इज्जेतमा, जैसे कि जमात होती है तो जमात में लोग सीमित होते हैं, 1000, 2000, 3000 ऐसे लिमिट होती है। लेकिन जब इज्जेतमा जुड़ जाता है, इज्जेतमा मतलब एक बहुत बड़ा समूह हो जाता है, और जब विश्व इज्जेतमा की बात होती है तो विश्व इज्जेतमा जो मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा जो है, यदि बोला जाए कि जहां पर मुस्लिम लोग जाते हैं, जैसे हज, सबसे ज्यादा पवित्र हज को मानते हैं लोग, और सबसे ज्यादा समूह जो इकट्ठा होता है वो हज में होता है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम तबका जो इकट्ठा होता है वो कहां पर होता है? विश्व इज्जेतमा में। और विश्व इज्जेतमा का आयोजन कहां पर किया जाता है? ढाका में किया जाता है। ढाका कहां पर है? बांग्लादेश की राजधानी। तो आप याद रखिएगा, विश्व इज्जेतमा का आयोजन कहां पर किया जाता है? ढाका, बांग्लादेश की राजधानी।
लेकिन जब बात आती है तबलीगी इज्तिमा, इसका आयोजन भारत में किया जाता है। भारत का शहर है भोपाल। भोपाल में वार्षिक रूप से इसका आयोजन किया जाता है। विश्व इज्तिमा को दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम मंडली कहा जाता है। विश्व इज्तिमा को दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम मंडली कहा जाता है हज के बाद। ठीक है, तो याद रखिएगा, विश्व इज्तिमा का आयोजन ढाका में बांग्लादेश की राजधानी में हुआ था, और तबलीगी इज्तिमा की जो आयोजन हुआ था वो भोपाल में हुआ था, और इसका आयोजन वार्षिक आधार पर होता है। दो चीजें ये आपकी क्लियर हो गई, क्योंकि आप तबलीगी जमात बहुत समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, और नियमित अभी भी लगभग जब तक ये विवाद शांत नहीं होगा तब तक आता रहेगा। ठीक है, इसके बाद आती है कुछ आयोजन थे, कुछ आयोजन होने थे जिनको कोरोना वायरस के चलते टाल दिया गया है। जैसे आप जानते हैं कॉन्फ्रेंस ऑन पॉलिटीज होती है, COP26 का आयोजन होना था। COP26 का आयोजन होना था, कहां पर आयोजन होना था ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब टाल दिया गया है। तो इसका आयोजन होना था ग्लासगो स्कॉटलैंड। ग्लासगो कहां पर है? ये स्कॉटलैंड में एक शहर है। अब बात आती है स्कॉटलैंड की, तो आपको पता होना चाहिए स्कॉटलैंड कहां पर है। यदि नहीं पता है तो दो वर्ड आपको बताता हूं। आपने सुना होगा यूनाइटेड किंगडम, मैं भी बहुत बार बताया हूं, और दूसरा है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो मूलभूत अंतर क्या है यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन में? ग्रेट ब्रिटेन जो है ये 3 देशों को मिलकर बना है। कौन कौन सा? वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इन तीनों को मिलकर बनता है हमारा ग्रेट ब्रिटेन, जिसकी बात की जाती है। दूसरा शब्द अक्सर चर्चा में रहता है यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में जब नॉर्दर्न आयरलैंड को हम जोड़ देते हैं, आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड को जब हम जोड़ते हैं कहां पर? ग्रेट ब्रिटेन में। तो ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूके, जिसकी बात होती है। तो ग्लासगो जो शहर है वो स्कॉटलैंड में है, और स्कॉटलैंड देखा जाए तो ग्रेट ब्रिटेन का भाग है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारा था टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक, इसको भी टाल दिया गया है। ठीक है, 2020 में इसका आयोजन होना था, इसको भी टाल दिया गया है, 2021 में किया जाएगा। नाम से ही स्पष्ट है कि टोक्यो मतलब टोक्यो में आयोजन होना था। टोक्यो है कहां पर? जापान की राजधानी है, और जापान की मुद्रा है येन, और यहाँ की संसद को बोलते हैं डाइट। ठीक है, दो चीजें ये क्लियर हो गई। और टोक्यो की बात आती है, टोक्यो के बारे में पूछा जाता है कि यह किस द्वीप पर स्थित है। मैंने बहुत बार बताया है, लेकिन बार बार कहता हूं, जब तक चीजें आपको याद ना हो जाए तब तक तो रिवीजन करना ही है। लेकिन यदि याद भी हो जाता है तो भी रिवीजन करेंगे तो क्या होगा? जो हमारी स्टेबल, जो अस्थाई मेमोरी होती है उसमें चला जाएगा, तो कभी भूलेंगे नहीं आप। याद होने के बाद भी आपको बार बार रिवीजन करना है, यदि आप उस शब्द को सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो टोक्यो की बात आती है, तो टोक्यो आप जानते हैं जापान 4 द्वीपों पर स्थित है। कौन कौन से? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकु और क्यूशु। ये 4 द्वीप हैं जापान के, जिस पर पूरा जापान स्थित है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकु और क्यूशु, जिसमें शिकोकु जो है ये सबसे छोटा द्वीप है, सबसे छोटा द्वीप है, और होन्शु जो है ये सबसे बड़ा द्वीप है। और जापान के जो प्रमुख शहर हैं, जो भी प्रमुख शहर हैं, वो होन्शु द्वीप पर स्थित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्यूशु की बात आती है, क्यूशु जो है जापान का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। ये मैंने क्रम भी लगा दिया है, सबसे पहले उत्तर से दक्षिण देखेंगे हम, तो होक्काइडो, होन्शु, शिकोकु और क्यूशु का क्रम आता है। अब जब इसकी शुरुआत हुई थी कोविड-19 की, तो आपने एक शहर का नाम सुना होगा, याकोहामा। याकोहामा का नाम आपने अवश्य सुना होगा। क्यों सुना होगा? क्योंकि यहाँ पर एक शिप थी जिसपे बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव के मरीज थे, बहुत सारे लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिससे क्या था, जो शिप में और अन्य लोग थे उनको भी जापान ने उतरने से, अपने यहाँ लेने से मना कर दिया था, और इसी याकोहामा के तट पर उस जहाज को बहुत दिनों तक रोका गया था। तो याकोहामा शहर कहां पर है? ये भी जापान में है। जापान में कहां पर है? टोक्यो से कुछ ही दूरी पर है, और ये टोक्यो है कहां पर? होन्शु द्वीप पे। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। अब बात आती है कि टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? शुभंकर पूछा जाता है, तो इसका शुभंकर था मिराई तोबा। मिराई तोबा। और आज का आपका होमवर्क है, और सोमाइटी एक कछुआ था, सोमाइटी। अब आपको बताना है
अब आपको बताना है, आपका होमवर्क है, ये मिराइटोबा कौन सा जानवर है या कौन सा पक्षी है, और सोमाइटी जो है ये कौन सा पक्षी या कौन सा जानवर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा, मिराइटोबा और सोमाइटी। और यहीं पर एक आवश्यक सूचना आप लोगों के लिए, जो भी लोग मेरे साथ मिलकर आंसर राइटिंग करते थे, जो अब लॉकडाउन के बाद पुनः प्रारंभ हो जाएगा नियमित, उनके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। लेकिन शर्त क्या है, वो मध्य प्रदेश से नहीं होने चाहिए। मध्य प्रदेश से नहीं होने चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश पीसीएस वालों के लिए अलग टेलीग्राम ग्रुप है, इसलिए उनको इससे जुड़ने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग अन्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश के अलावा अन्य हिंदी भाषी प्रदेश से हैं, जो तैयारी कर रहे हैं हिंदी माध्यम में, यदि आप जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, उसका जुड़ने का क्या है कि वहां पे प्रतिदिन एक प्रश्न दिया जाता है और अगले दिन इस प्रश्न का मॉडल आंसर उपलब्ध कराया जाता है। दूसरी बात, आप जो अपना आंसर लिख के देते हैं उस पे कमियों को भी इंगित किया जाता है। तो इसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं आंसर राइटिंग से, वो यहां से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे। और आपको पता है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का भी आयोजन होना था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन टाल दिया गया है और यह भी वर्ष 2022 में अमेरिका में होगा। अब एक देश इस समय चर्चा में है कोरोना के चलते, नाम है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये जो देश है, आप जानते हैं कहां पर स्थित है, नहीं है पता है, भी बताएंगे। तो तुर्कमेनिस्तान जो देश स्थित है, इसने क्या किया है, कोरोना शब्द को ही प्रतिबंधित कर दिया है। मतलब यदि आप इस देश में कोरोना शब्द भी अपने जुबान पे नाम लेते हैं, कोरोना नाम लेते हैं, तो आपको सजा हो सकती है। तो तुर्कमेनिस्तान ने कोरोना शब्द को ही प्रतिबंधित कर दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। और तुर्कमेनिस्तान की बात आती है तो इसकी राजधानी है अशगाबाद। ठीक है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ की मुद्रा है मन्नत, मन्नत बोलते हैं या मन्नत, जो भी होगा, MANAT, ये यहाँ की मुद्रा है, ये आपको पता होना चाहिए। जब बात आती है तुर्कमेनिस्तान, इसकी सीमा लगती है कैस्पियन सी से, कैस्पियन सागर से इसकी सीमा लगती है। और अगर कैस्पियन सागर से तुर्कमेनिस्तान की सीमा लगती है, तो कौन कौन से अन्य देश हैं जिनकी सीमा इससे लगती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले रूस आता है, अजरबैजान आता है, रूस, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो ये देश हैं रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं। अब आपको एक कदम आगे रहकर कुछ करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, रूस की राजधानी क्या है वो याद रखिए, अजरबैजान की राजधानी क्या है वो याद रखिए, ईरान की राजधानी क्या है उसको याद रखिए, कजाकिस्तान की क्या है उसको याद रखिए, और तुर्कमेनिस्तान की। ये आपका दूसरा होमवर्क है। यदि आप नियमित करंट अफेयर्स हमारा पढ़ते हैं तो आप बताएंगे इनकी राजधानियां क्या है, सीरियल में लिख के आप हमें मैसेज करेंगे, कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। ठीक है, अब तुर्कमेनिस्तान की बात हो रही है, तो यही तुर्कमेनिस्तान के बगल में ही एक देश है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान देश है, ठीक है, और तजाकिस्तान में क्या है, भारत का फरखोर एयरबेस है। याद रखिएगा, फरखोर एयरबेस इंडियन एयरफोर्स का जो पहला विदेशी एयरबेस है, जो विदेश में स्थित है, नाम है फरखोर। कहां पर स्थित है, तजाकिस्तान में स्थित है। और हम यहीं पर दूसरे जो है अपने बेस के लिए हम तुर्कमेनिस्तान से बात कर रहे हैं, अंतिम चरण में है। उम्मीद करते हैं दूसरा भी हमारा जो हमारा विदेशी बेस होगा वो भी तुर्कमेनिस्तान में ही, तजाकिस्तान में ही होगा। तो तजाकिस्तान में फरखोर एयरबेस है, ये आपको पता होना चाहिए। तुर्कमेनिस्तान का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए तापी पाइपलाइन। तापी काफी विवादित था पाकिस्तान की वजह से, तो तापी में कौन कौन से देश हैं यहीं पे लिखा है, ये आपको तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तो ये 4 देश हैं तापी में, ये भी आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात आती है विंबलडन। आपको पता है विंबलडन जो टूर्नामेंट होता है टेनिस का, बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। तो इससे प्रश्न क्या उठ सकता है, जो अब उठ सकता है कि विंबलडन जो है ये किस खेल से संबंधित है, हॉकी, टेनिस, क्रिकेट। तो ये टेनिस का टूर्नामेंट होता है और इसको भी टाल दिया गया है 2021 में, अब ये होगा, ये आपको पता होना चाहिए।
फिर बात आती है, काफी चर्चा इन दिनों में चल रही थी, क्या विटामिन डी, बात हो रही है, बात उठ रही है कि विटामिन डी, जिन लोगों में विटामिन डी की कमी है, जिन लोगों में विटामिन डी की कमी है, उनमें कोरोना का संक्रमण जो है ज्यादा गंभीर हो जाता है। मतलब यदि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में है, तो आप उन लोगों से सेफ हैं जिनमें विटामिन डी की कमी है। इसके लिए विटामिन डी चर्चा में आ गया है। अब विटामिन डी चर्चा में आया है तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका वैज्ञानिक नाम है अर्गोकेल, दो नाम है, अर्गोकेल, अर्गोकेल ये है अर्गोकेल सीफीरोल, अर्गोकेल सीफेरोल, और ये दो नाम है इसके, ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से वैज्ञानिक नाम है, क्योंकि चर्चा में है तो इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। दूसरा है कोलेकेल, कोलेकेल सीफेरोल, सीफेरोल, याद रखिएगा। अर्गोकेल सीफेरोल और कोलेकेल सीफेरोल ये विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके अतिरिक्त आपको एक जानकारी और होना चाहिए, क्या, अभी हाल ही में बीसीजी टीका काफी चर्चा में आ गया। ये जो है बीसीजी जो वैक्सीन है, ये काफी चर्चा में आ गया। बात ऐसे हो रही है, अंतरराष्ट्रीय जो शोध हुए हैं, अमेरिका में शोध हुए हैं, उसने पता चला कि जिन देशों ने नवजात शिशुओं को बीसीजी का टीका दिया था, जैसे अपने यहाँ दिया जाता है, तो बीसीजी का जिसको टीका दिया था वहां पर कोरोना वायरस के खतरा कम है। मतलब ये जो बीसीजी का टीका है, ये कोरोना से भी लोगों को बचा रहा है भारत में। इस वजह से भारत में संख्या काफी कम है अभी तक अन्य देशों की अपेक्षा। अब बीसीजी जो टीका होता है, दिया किसके लिए जाता है, तो यह दिया जाता है टीबी से रोकथाम के लिए नवजात शिशुओं को दिया जाता है। याद रखिएगा, बीसीजी जो वैक्सीन है टीबी से रोकथाम के लिए दी जाती है। और इसकी खोज किसने किया था, यह पूछा जा सकता है। तो इसकी खोज किया था एडवर्ड, इसको नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, एडवर्ड कैलमेरी। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इस सप्ताह के कोरोना घटनाक्रम की बात कर रहे हैं। कैमिली ग्यूरिन, ये दो नाम लिख लीजिएगा, इन्होंने ही बीसीजी टीकों को बनाया था। एडवर्ड कैलमेरी और कैमिली ग्यूरिन, इन्होंने बीसीजी टीकों को बनाया था, जिसका उपयोग होता है टीबी के रोकथाम के लिए। ठीक है, कैसे बनाया जाता है, माइक्रोबैक्टीरियल बोबिस नामक, माइक्रोबैक्टीरियल बोबिस से यह टीका बनाया जाता है। तो यह भी पूछा जा सकता है किससे बनाया जाता है, तो माइक्रोबैक्टीरियल बोबिस से यह टीका बनाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लें, भारत सरकार ने स्टैंडर्ड इन इंडिया इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है स्टैंडर्ड इन इंडिया का, स्टैंडर्ड इन इंडिया उन लोगों के लिए है, उन विदेशी नागरिकों के लिए है जो भारत में कोरोना संक्रमण के चलते फंस गए हैं और उनको कोई भी समस्या हो तो इस ऐप के माध्यम से वो भारत सरकार को सूचित कर सकते हैं, उनकी मदद की जाएगी। तो स्टैंडर्ड इन इंडिया इसका उद्देश्य है विदेशी नागरिकों की रक्षा करना। ठीक है, इसके अतिरिक्त और क्या घटनाक्रम हुए हैं, दो घटनाक्रम और महत्वपूर्ण हैं। एक बना है पेपर किट, जांच के लिए एक किट बना है। अब इसमें महत्वपूर्ण है किसने बनाया है। दूसरा है सीपैपे मशीन, ये दो और घटनाक्रम हुए हैं। पेपर किट जो है, पेपर किट ये कोरोना की जांच के लिए है। यदि ये सफलतापूर्वक सब कुछ रहता है, अच्छे से इसका रेशियो होता है जांच का सफलता का, तो ये 500 रुपए में कोरोना की आपकी जांच हो सकती है। पेपर किट के माध्यम से 500 रुपए में कोरोना की जांच हो सकती है। बनाया किसने है, बनाया इसको है CSIR के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, नई दिल्ली में संस्थान है। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, ये संस्थान नई दिल्ली में है, CSIR के अंतर्गत आता है। इन्होंने इस किट को बनाया है। दूसरी बात आती है सीपैपे मशीन, ये क्या है, जैसे आप जानते हैं कोरोना संक्रमण में क्या होती है, सांस की समस्या होती है। ठीक है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, तो जो लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है तो उस मात्रा में वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है किसी भी देश में। ठीक है, तो उससे क्या है, जो सीपैपे मशीन है
इससे क्या है, व्यक्ति को आसानी से जो है ऑक्सीजन पहुंचाई जा सकती है उसके फेफड़ों तक। तो सी पैपे जो है याद रखिएगा किसने बनाया है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ठीक है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन द्वारा इसको बनाया गया है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन द्वारा इसको बनाया गया है। सी पैपे मशीन क्या है, हवा और ऑक्सीजन व्यक्ति को पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कोरोना में, ठीक है। तो ये जो हमारे घटनाक्रम थे कोरोना से संबंधित वो हमारे समाप्त हुए हैं। अब हम आगे और चीजों को देखते हैं, ठीक है। अगला है कोलकाता पत्तन। कोलकाता पत्तन क्यों महत्वपूर्ण है, ये पिछले महीने का है। महत्वपूर्ण क्यों है, इसका नाम बदल दिया गया है, कोलकाता पत्तन का नाम बदल दिया गया है। कोलकाता बंदरगाह जो था नाम बदल दिया गया है। और कोलकाता बंदरगाह, तीसरा होमवर्क आपका है, मैंने बताया था कि म्यांमार के साथ भारत का एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है और उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कोलकाता को म्यांमार के किस बंदरगाह से जोड़ा जा रहा है। बहुत बार मैं बताया हूं, ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कोलकाता को उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किस बंदरगाह से जोड़ा जा रहा है। तो आपको बंदरगाह का नाम बताना है और उस प्रोजेक्ट का नाम बताना है, ठीक है। तो कोलकाता पत्तन का नया नाम रख दिया गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जनसंघ के संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्हीं के नाम पर कोलकाता पत्तन का नाम रखा गया है। आपको पता है जो कोलकाता पत्तन है भारत का सबसे बड़ा नदीय पोर्ट है। कोलकाता पत्तन जो ये हल्दिया से संबंधित है भारत का सबसे बड़ा नदीय पोर्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि हम बात किया जाए कि जो हम नामों को बदल देते हैं, किसी पोर्ट का नाम हमने बदल दिया तो कोई तो कानून होगा, कोई तो अधिनियम होगा जिसके अंतर्गत बदला जाता है। तो भारतीय पत्तन अधिनियम 1908, 1908 ये जो भारतीय पत्तन अधिनियम है इसी के अंतर्गत हम किसी भी पोर्ट का नाम बदल सकते हैं। हम नहीं बदल सकते, भारत सरकार बदल सकती है, ठीक है। अब पोर्ट की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए भारत में वर्तमान समय में कितने पोर्ट हैं। कुछ तो पूर्वी तट पे हैं, कुछ पश्चिमी पे हैं। हम नाम लिख रहे हैं, कौन किस शहर से संबंधित है। आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो नोट कर लीजिएगा, जरूरी है, ठीक है। क्योंकि मैचिंग में कभी कभी आ जाता है कि ये पोर्ट किस राज्य से कहां पर है। तो पूर्वोत्तर की यदि हम बात करें, पूर्व की बात करें सबसे पहले तो हमारा आता है कोलकाता, दूसरा आता है पारादीप, तीसरा आता है चेन्नई, चौथा है विशाखापट्टनम, पांचवा है कामराजर। ये नाम मैंने भी पहली बार सुना, कामराजर। और है B.O. चिदम्बरनार, B.O. चिदम्बर। ये 6 पोर्ट हमारे हो गए पूर्वी तट पे और 6 हमारे हैं पश्चिमी तट पे। पश्चिमी तट पे कौन कौन से हैं उनका भी नाम लिख दे रहा हूं, आप नोट, यदि आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप नोट कर लीजिएगा। पहला है कांडला पोर्ट, कांडला। दूसरा आता है मुंबई, तीसरा आता है जवाहरलाल न्यासा जिसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। 3 हो गए, अभी 3 और बचे हैं। मोरमुगांव, न्यू मंगलोर और है कोचीन। ये भारत में जितने पोर्ट हैं उसका नाम हमने यहाँ पर लिखा है। अभी एक अंतिम नया बना है, उसकी बात अभी हम बाद में करेंगे। तो पश्चिमी तट पे और पूर्वी तट पे यदि हम बात करें पहले पूर्वी तट पे, तो सबसे पहले आता है कांडला पोर्ट। और जो लोग रेगुलर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं मेरे द्वारा या कहीं से भी, तो उनको पता होगा कि कांडला पोर्ट का भी नाम बदल दिया गया है। कांडला पोर्ट का अब नया नाम हो गया है दीनदयाल पत्तन, ठीक है। तो कांडला पोर्ट का नया नाम है दीनदयाल पत्तन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दीनदयाल पत्तन नाम है कांडला पोर्ट का। और ये जो कांडला पोर्ट है कहां पर है, गुजरात में है।
ये भी आपको पता होना चाहिए। और कांडला से संबंधित एक और तथ्य है कि भारत का पहला विशेष आर्थिक जोन, भारत का पहला शेष जो था वो कांडला था और इसको 2005 में बनाया गया। तो याद रखिएगा 2005 में कांडला जो है भारत का पहला विशेष आर्थिक जोन था, ये भी आपको पता हो गया। अब बात आती है दीनदयाल पत्तन की, ठीक है। इसमें नाम लिखा है दीनदयाल। यदि आप नियमित करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आपको ये भी पता होगा, अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने पंचलौह की मूर्ति स्थापित किया था। पंडित दीनदयाल की पंचलौह की मूर्ति जाकर उसका अनावरण किया था। तो ये आप बताना है आपको कि पंडित दीनदयाल की जो मूर्ति है, पंचलौह की जो मूर्ति है, वो किस शहर में जो है स्थापित की गई। भारतीय प्रधानमंत्री स्वयं वहां पर गए थे, तो ये शहर था वाराणसी। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से जोड़ के पढ़ने की आदत डालें, और जैसे आपके दिमाग में वाराणसी आया तुरंत आपको पता होना चाहिए कि भारत से पहली बार सब्जियों का जो निर्यात किया गया, भारत से पहली बार जल मार्ग से, भारत से पहली बार जल मार्ग से जो सब्जी का निर्यात किया गया वो दुबई को किया गया। अब बात सब्जी की आ गई, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भारत का कौन सा राज्य हालिया रिपोर्ट के अनुसार है जो सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने बताया था कि फल उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है और सब्जी उत्पादन में, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। फिर बात आती है मुंबई पोर्ट, ये तो मुंबई में है। ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ये भी मुंबई में है। फिर आता है मोरमुगांव, ये पोर्ट नाम से ही स्पष्ट है, गोवा में है। फिर न्यू मंगलोर पोर्ट है, ये कर्नाटक में है। और कोचीन पोर्ट हो गया केरल में। तो इधर ज्यादा डिफिकल्टी नहीं थी, सिर्फ आपको कांडला का नया नाम पता होना चाहिए और उससे जुड़ी हुई क्या अन्य चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए। फिर बात आता है कोलकाता, कोलकाता पोर्ट जिसका अभी हमने बात किया, जिसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है। ये हो गया पश्चिम बंगाल हल्दिया में। फिर पारादीप हो गया उड़ीसा में, ये हो गया चेन्नई में। विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया आंध्र प्रदेश में। और जैसे बात विशाखापट्टनम की आती है, जैसे बात विशाखापट्टनम की आती है, आपको पता होना चाहिए। चलो अभी उससे जुड़ा हुआ चीज आगे है, एक करंट अफेयर्स, उससे बात कर लेंगे। तीसरा आता है कामराजर। कामराजर जो पोर्ट है ये महत्वपूर्ण है। कामराजर जो पोर्ट है ये कहां पर स्थित है, यदि किसी को पता है अच्छी बात, नहीं तो बता रहा हूं। कामराजर जो पोर्ट है ये तमिलनाडु में स्थित है। ये नोट कर लीजिएगा, पहली बार लोगों को, ज्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि पहली बार नाम सुन रहे हैं। दूसरा है बीओ चिदम्बरनार, और जो ये बीओ चिदम्बरनार है ये है तूतीकोरिन में। और आपको पता होगा तो तूतीकोरिन जो है किस जिले, ये जो तूतीकोरिन जिला है किस राज्य में है, तो वहीं पर ये भी है, बी आर चिदम्बरनार। तो जितने पोर्ट थे उनका नाम हमने देख लिया। अब एक जो बचा हुआ है वो क्या है, आप जानते हैं भारत का 13वां पोर्ट बना है कौन सा, बधावन पोर्ट। ये भी आपको पता होना चाहिए। बधावन पोर्ट महाराष्ट्र में, ये भारत का 13वां पोर्ट है। अभी तक 12 थे, 6 पूर्वी 6 पश्चिमी तट पर, और ये 13वां बना है बधावन। महाराष्ट्र कहां पर होगा, पश्चिमी तट पर, ठीक है। तो पोर्ट से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स था उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और चीजें अच्छी भी लगी होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं दामिनी हेल्पलाइन की। दामिनी हेल्पलाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपसे पूछ रहे हैं दामिनी हेल्पलाइन किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो ज्यादातर लोग बता देंगे उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। किसके द्वारा शुरू की गई है, जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो बहुत कम लोग बता पाएंगे। तो दामिनी हेल्पलाइन उत्तर प्रदेश से शुरू की गई है, सबको पता है, लेकिन किसके द्वारा शुरू की गई, किस मंत्रालय, किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है, बहुत कम लोगों को पता है। तो आपको यही तो सीखना है। तो दामिनी हेल्पलाइन जो है उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है, किसने शुरू किया है, UPSRTC, मतलब उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने, उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी हेल्पलाइन शुरू किया है। किसने, परिवहन विभाग में। ये जरूर महत्वपूर्ण है, ये जरूर पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है, 80% लोगों को पता है, लेकिन किसके द्वारा शुरू हुई है ये कम लोगों को पता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा इसमें क्या फीचर है, व्हाट्सएप कॉलिंग, सॉरी व्हाट्सएप भी इस पे, इस नंबर पे जो टोल फ्री नंबर है इसका दामिनी का, उस पे क्या है, आपको व्हाट्सएप सेवा भी मिलेगी, कॉलिंग फैसिलिटी भी मिलेगी। और आपको पता है जब बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो अभी हाल ही में SDG इंडेक्स आया था। SDG इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का स्थान था 24वां, प्रथम स्थान पर था केरल,
राज्यों में, ये केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो इसमें प्रथम स्थान पर था चंडीगढ़। तो ये भी जोड़ के हम यहीं पर देख लिए उत्तर प्रदेश की। और आपको पता है उत्तर प्रदेश सरकार ने नीदरलैंड से क्या किया है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समझौता किया है, ये भी हो गया। और आपको ये भी पता होगा कि जानवरों के लिए जो युद्ध स्मारक बन रहा है मेरठ में बन रहा है। जो जानवर शहीद हो जाते हैं युद्ध में उनके लिए स्मारक बन रहा है, कहां पर बन रहा है, मेरठ में बन रहा है। इसके अतिरिक्त माइक्रोसॉफ्ट ने अपने तीसरे भारत विकास केंद्र, इससे पहले 2 था, कहां पे, मुंबई हैदराबाद में था, तीसरा जो इनका विकास केंद्र है माइक्रोसॉफ्ट का ये बना है नोएडा में। ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट की बात आती है तो आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ने 2030 तक कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य रखा है, कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य रखा है 2030 तक, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इनके द्वारा कुछ इनिशिएटिव, कुछ कार्यक्रम चालू किए गए हैं महिलाओं के लिए, विशेषकर जनजातीय महिलाओं के लिए या युवाओं के लिए, उसको भी आपको पता होना चाहिए, 2 से 3 बार बता चुका हूं। ठीक है। इसके अतिरिक्त यहीं पे 2 गांव है उत्तर प्रदेश में, पहला है बहादुरपुर और खीरी बीरन। बहादुरपुर, ये जो खीरी बीरन, ये जो गांव है, एक साथ इनको विकसित किया जा रहा है। ये भारत के पहले मॉडल स्पोर्ट विलेज होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन बना रहा है, तो एनजीओ स्पोर्ट्स ए वे ऑफ लाइफ एक संस्था है, इसके द्वारा प्लस आईएमटी गाजियाबाद, किसके द्वारा, आईएमटी गाजियाबाद और एनजीओ स्पोर्ट्स ए वे ऑफ लाइफ फाउंडेशन द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। बहादुरपुर और खीरी बीरन को एक मॉडल स्पोर्ट गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यूपी की यदि हम बात करें तो कुशीनगर है यूपी में। कुशीनगर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और भारत की जो सबसे बड़ी जेल बन रही है वो भी लखनऊ में बन रही है, और जेल समिति बनी थी, एक जेल सुधारों पर एक समिति बनी थी, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जेल सुधारों पर जो समिति बनी थी उसके प्रमुख थे अमिताव राव, मतलब अमिताव राव समिति का संबंध कहां पर है, जेल सुधारों से है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में स्वावलंबन एक्सप्रेस की बात हुई है, स्वावलंबन, अभी हम यूपी में ही हैं, स्वावलंबन एक्सप्रेस की बात हुई है। ये क्या है, ये सबसे पहली बात पता होना चाहिए कहां से चलेगी, लखनऊ से चलेगी, कहां तक जाएगी, वाराणसी तक जाएगी, लखनऊ से वाराणसी तक जाएगी, क्या यही इसकी है, लेकिन नहीं, इसके द्वारा ये टोटल भारत के 11 शहरों को कवर करेगी, मतलब लखनऊ से प्रारंभ होगी और पूरे भारत के 11 शहरों को कवर करती हुई वाराणसी में जाएगी, इसकी यात्रा समाप्त होगी। तो याद रखिएगा स्वावलंबन एक्सप्रेस लखनऊ से वाराणसी 11 शहरों को कवर करेगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सी प्लान ऐप ये बनाया था उत्तर प्रदेश पुलिस ने। क्यों बनाया था, अपराधियों के डाटा को संकलित करने के लिए सी प्लान ऐप भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने बनाया था। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन परियोजनाओं के विकास के लिए, मतलब जो फंडिंग की कमी होती थी पर्यटन परियोजनाओं में, उसके लिए विश्व बैंक से समझौता किया है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब कुछ नई जातियां, कुछ नई प्रजातियों की चर्चा करनी है हमें, जो अभी हाल ही में खोजी गई हैं। ठीक है, उसके बारे में, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। ठीक है। तो नई प्रजातियों की जिनमें हम बात कर रहे हैं, हम अभी लिखने जा रहे हैं। 3 प्रजातियां खोजी गई हैं, हम नाम लिखेंगे, आपसे हम पूछेंगे कि ये किस जानवर की, किस पक्षी की, किस कृदंत की प्रजाति है। तो पहला नाम है ल्यूराना, ये कॉमन है सब में, तीनों में ल्यूराना ये कॉमन है। पहला है हिमालयन, ठीक है, फिर ल्यूराना, दूसरा आ जाता है इंडिका, तीसरा ल्यूराना मिनुटा। ठीक है, ये 3 प्रजातियां हैं। पहला है ल्यूराना हिमालयन, दूसरा है ल्यूराना इंडिका, तीसरा है ल्यूराना मिनुटा। ये किस जानवर, किस कृतदंत, किस पक्षी की प्रजाति है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं, ये मेढक की सबसे छोटी प्रजाति, मतलब एक जो आप 1 रुपए का सिक्का भी लेते हैं उस पर भी ये मेढक आसानी से आ जाएगा।
तो ये जो ल्यूराना, हिमालयन इंडिका और मिनुटा है, सबसे पहले बात हो गई, ये मेढक की प्रजाति हैं। अच्छी बात है, मेढक की प्रजाति हैं। अब दूसरा प्रश्न उठ सकता है कि इसकी खोज कहां पर हुई, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी खोज हुई है अरुणाचल प्रदेश में। अब बात आई अरुणाचल प्रदेश में हो गई, बहुत अच्छी बात है। अरुणाचल प्रदेश के किस शहर में, किस जिले में हुई? लोअर सुबनगिरी, लोअर सुबनगिरी। ठीक है, अब ये भी पता चल गया लोअर सुबनगिरी में हुआ। ठीक है, अब लोअर सुबनगिरी में कहां पर हुआ? किसी गांव में, सड़क पर, जंगल में, कहां पर हुआ, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो हुआ है, ये है टैली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद रखिएगा, टैली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, टैली वैली वन्य जीव अभ्यारण्य में इसकी खोज हुई है। तो यहां से देखो प्रश्न क्या बन सकता है, या तो इसका नाम देके पूछ ले कि किसकी प्रजाति है, दूसरा क्या बन सकता है कि इसकी खोज कहां पर हुई, तीसरा क्या बन सकता है कि टैली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर स्थित है, क्योंकि इसकी वजह से टैली वैली चर्चा में आ गया है। यदि ऐसा नहीं बना यूपीएससी के, यदि हम देखें यूपीएससी के पैटर्न पे, तो कथन वाइज बन सकता है कि इंडिका, ल्यूराना इंडिका एक मेढक की प्रजाति है। दूसरा कथन दे दिया इसकी खोज अपर सुबनगिरी जिले में हुई, गलत हो जाएगा, लोअर सुबनगिरी में हुई। तीसरा कथन बन सकता है इसकी खोज नामदफा राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य में हुई या नामदफा टाइगर रिजर्व में हुई। तो कथन वाइज पूछे जा सकते हैं, तो कोई भी कमियां हमें नहीं करना है, सारी चीजों के लिए तैयार रहना है। तो आपको पता चल गया है टैली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। अब इसको खोजा किसने है, ये भी पता होना चाहिए, ये भी तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको खोजा है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने। अब जूलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, यह भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से आपने देख लिया किसकी प्रजाति है, किसने खोजा, किस जिले में खोजा, किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में खोजा, सारी चीजें कवर हो गई। अब आपको बता दूं, पिछले दिनों भी यहाँ पर एक नई मेढक की प्रजाति खोजी गई थी, वो भी आपको पता होना चाहिए, उसका नाम था राइज। राइज ये भी एक मेढक की प्रजाति थी, इसको भी अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया था, लेकिन कहां खोजा गया था? नामदफा टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व में खोजा गया था। ठीक है, यदि राइज की बात किया जाए, मेढक की प्रजाति है, नामदफा टाइगर रिजर्व में खोजा गया है। बात आती है नामदफा की, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है नामदफा। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है नामदफा टाइगर रिजर्व, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में पिछले दिनों परशुराम कुंड मेला आयोजित किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आती है कि भारत का सबसे उभरता ग्रीन टूरिज्म डेस्टिनेशन जो था, वो अरुणाचल प्रदेश को चुना गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत का सबसे तेजी से उभरता ग्रीन टूरिज्म डेस्टिनेशन अरुणाचल प्रदेश है। इसके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश में डिक्सी जल विद्युत परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो डिक्सी जल विद्युत परियोजना है, ये फुडुंगटो नदी है, इसके ऊपर बनाई जा रही है। कौन सी नदी है? फुडुंगटो। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने एक प्रश्न से देख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम। अगला है राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, क्यों महत्वपूर्ण है? राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसका नाम बदल दिया गया है। राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण जो कार्यक्रम था, इसका नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम किया गया है राष्ट्रीय ट्यूबरक्लोसिस उन्मूलन कार्यक्रम। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का नया नाम है राष्ट्रीय ट्यूबरक्लोसिस उन्मूलन कार्यक्रम। अब जब बात आती है टीबी की, अभी पहले भी हमने बात किया था कुछ देर पहले, तो टीबी का जो उन्मूलन का लक्ष्य है, ये आपको पता होना चाहिए। तो भारत सरकार टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य रखी है, वो 2025 रखी है। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि भाई टीबी का तो ये है, मलेरिया का क्या है, डायरिया का क्या है। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य क्या है? डायरिया और फाइलेरिया, ये 3 लक्ष्य आपको और पता होना चाहिए। ठीक है, तो मलेरिया आपने देखा टीबी 2025 में, मलेरिया का लक्ष्य है 2030, फाइलेरिया का है 2021, डायरिया का है 2022, ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, कि मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भारत सरकार का है 2030, फाइलेरिया का है 2021 और डायरिया का है 2022, टीबी का है 2025। इसके अतिरिक्त और क्या आपको बताना है इसमें संबंधित? देखो, एक आपने सुना होगा ट्रू नाट, मैंने पढ़ाया भी है, ट्रू नाट, MTB। ट्रू नाट क्या था? ये जो ट्रू नाट है ये क्या था? ये जो है टीबी का पता लगाने की एक जो है विधि थी। एक भारतीय वैज्ञानिकों ने इसको खोजा था, भारतीय डॉक्टरों ने इसको खोजा था टीबी का पता लगाने के लिए। ट्रू नाट एक डिवाइस थी, एक प्रकार की डिवाइस थी ट्रू नाट। इसको क्या किया है, अब WHO ने मान्यता दे दिया है। WHO ने ट्रू नाट को मान्यता दे दिया है कि भारत सरकार अब ट्रू नाट के माध्यम से टीबी का पता लगा सकती है। इसके माध्यम से 1 घंटे में टीबी का पता लगाया जा सकता है। यदि किसी को ट्यूबरक्लोसिस है तो उसका पता ट्रू नाट के माध्यम से 1 घंटे में लगाया जा सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक मॉलिक्यूलर टेस्ट होता है, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आती है WHO हमने किया, तो WHO ने 2000 जो वर्ष हमारा 2020 है, जैसे प्रत्येक संस्था होती है तो उनके द्वारा बोला जाता है कि 2020 या जो भी वर्ष है आगामी, उसको हम इस रूप में मनाएंगे। तो WHO ने वर्ष 2020 के लिए बोला था कि हम इसको मनाएंगे ईयर्स ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ। मतलब WHO ने वर्ष 2020 को ईयर्स ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ के रूप में मनाने का फैसला लिया था। कब? जब वर्ष शुरू हुआ था। दूसरी बात आती है CISF। CISF ने भी बोला था कि हम 2020 को किस रूप में मनाएंगे, तो CISF ने जो बोला था ईयर ऑफ मोबिलिटी, मतलब गतिशीलता का वर्ष। मतलब CISF वर्ष 2020 को गतिशीलता का वर्ष के रूप में मनाएगी। इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। अब एक तथ्य और पता होना चाहिए WHO से संबंधित। क्या? WHO ने टोटल 13 टॉप ग्लोबल चैलेंज बताए थे, टॉप ग्लोबल हेल्थ चैलेंज बताए थे, स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियां बताया था 2020 के लिए जो आगामी थी, उसमें 13 चुनौतियां थी। उन 13 चुनौतियों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है कि WHO ने बोला था कि एक चुनौती ऐसी है जिससे सबसे ज्यादा जो है खतरा है, सबसे ज्यादा खतरनाक वही है। क्या था वो? थ्रेट ऑफ एंटी माइक्रोबैक्टीरियल रेजिस्टेंस। तो याद रखिएगा, थ्रेट ऑफ एंटी माइक्रोबैक्टीरियल रेजिस्टेंस जो है, इसको WHO ने सर्वाधिक सबसे खतरनाक खतरा जो है वर्ष 2019 के लिए बताया था। तो WHO से संबंधित या इससे संबंधित जो भी तथ्य है उनकी हमने बात कर लिया है। आगे देखते हैं, 2 प्रश्न और हैं, ठीक है, जिनकी हमें चर्चा करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं गांधी नागरिकता पुरस्कार। गांधी नागरिकता पुरस्कार, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश द्वारा गांधी नागरिकता पुरस्कार शुरू किया गया है। तो ये जो देश है इसका नाम है पुर्तगाल। इसके प्रधानमंत्री थे एंटोनियो कोस्टा, भारत आए थे और इन्होंने घोषणा किया था कि हम गांधी नागरिकता पुरस्कार देंगे, और जो इसका पहला संस्करण दिया जाएगा उस किसके लिए दिएगा? पशु कल्याण के लिए दिया जाएगा। मतलब पशु कल्याण में बेहतर कार्य करने वालों को पहले संस्करण में पशु कल्याण के लिए बेहतर कार्य करने वालों को गांधी नागरिकता पुरस्कार कौन देगा? पुर्तगाल सरकार देगी। ये आपको बात पता होना चाहिए। पुर्तगाल की बात आती है, इसकी राजधानी है लिस्बन, मुद्रा है यूरो। पुर्तगाल की यदि आप अवस्थिति देखेंगे तो स्पेन से सटा हुआ है, इस तरह से कुछ स्पेन का मैप है ये। तो आगे यहाँ पे आ जाता है स्पेन, इसके बाद इधर आ जाता है पुर्तगाल। तो मतलब यदि देखेंगे मैप में तो स्पेन से लगा हुआ है। अब स्पेन से लगा हुआ पहले पुर्तगाल है, फिर स्पेन आता है। तो स्पेन आप जानते हैं, स्पेन से अफ्रीका अलग होता है। यदि आप मैप देखेंगे तो स्पेन से अफ्रीका अलग होता है। स्पेन किससे अलग होता है? मोरक्को से। किस संधि के माध्यम से? जल संधि जिब्राल्टर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि जिब्राल्टर जल संधि के माध्यम से यूरोप से अफ्रीका अलग होता है। और इस पे यदि बात किया जाए देशों की तो स्पेन से मोरक्को अलग होता है। यदि हमने बात किया कि इन देशों को अलग करता है, तो जो जल संधि होती है 2 जल निकायों को जोड़ती है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि जिब्राल्टर जो है किन 2 जल निकायों को जोड़ती है। तो जिब्राल्टर जो है आप जानते हैं मेडिटेरियन सी उसको जोड़ता है। किससे जोड़ता है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से। तो मेडिटेरियन सी को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से जोड़ता कौन है? जिब्राल्टर जल संधि। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक और मेडिटेरियन।
इसके अतिरिक्त स्पेन की बात आती है तो यहाँ पे एक फुटबॉल क्लब है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही चर्चित है, बार्सिलोना। सबने सुना होगा बार्सिलोना फुटबॉल क्लब। और यहाँ के एक फुटबॉलर हैं वो महत्वपूर्ण है। जो बार्सिलोना फुटबॉल क्लब है यहाँ पे खेलते हैं लियोनल मेसी। इनका नाम तो सब सुने होंगे, लियोनल मेसी खेलते हैं बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए। तो आपसे पूछा जाए यदि कभी कि क्या लियोनल मेसी जो है स्पेन के हैं क्योंकि ये बार्सिलोना के लिए खेलते हैं? नहीं, लियोनल मेसी जो है ये है अर्जेंटीना के। ठीक है, मतलब जब नेशनल टीम का कहीं टूर्नामेंट होता है तो ये खेलते हैं अर्जेंटीना के लिए, लेकिन यदि क्लब जो इनका ज्वाइन किया है इन्होंने बार्सिलोना। जैसे कि आप आईपीएल समझ लीजिए कि बहुत सारे देशों के खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो भारत की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हैं, उनका अलग होता है। तो उसी तरह से अर्जेंटीना के प्लेयर हैं लियोनल मेसी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक बुक है द पर्पल बुक, आज का लास्ट है द पर्पल बुक। हम आपसे पूछ रहे हैं ये जो द पर्पल बुक है ये किस संबंध में है? ये हाल ही का है। द पर्पल बुक किस संबंध में है ये आपको पता होना चाहिए। जो द पर्पल बुक है, जैसे आपको कोई बीमारी हो तो उचित क्या आपको खाना खाना चाहिए, मतलब उचित आहार, बीमारियों से संबंधित उचित आहार को बताने वाली एक पुस्तिका है, नाम है द पर्पल बुक। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इन्होंने नई दिल्ली में इसको जो है जनता के सामने पेश किया है, ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने प्रस्तुत किया है, कहां पर प्रस्तुत किया है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। अब भाई जवाहरलाल नेहरू में किया है तो कोई तो आयोजन रहा होगा ना भाई जवाहरलाल नेहरू में, क्योंकि अकेले तो जाके करेंगे नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू में कौन सा आयोजन हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। तो ईट राइट मेला होता है, सेकेंड ईट राइट मेला, ईट राइट मेला, इसी का आयोजन किया गया था। कहां पर? जवाहरलाल स्टेडियम में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। कब? लॉकडाउन के बहुत पहले। तो याद रखिएगा, नहीं तो आप सोचने लगे लॉकडाउन चल रहा है तो कहां पे मेला हो रहा है। तो लॉकडाउन के पहले ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम था, वहां पे द पर्पल बुक का अनावरण किया था, ईट राइट मेला था। तो आपसे यदि पूछा जाए सेकेंड ईट राइट मेले का आयोजन कहां हुआ? नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। अब एक शब्द आया है ईट राइट, ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप जानते हैं भारत सबसे पहले ये मेला जो है किसके द्वारा? FSSAI, फूड स्टैंडर्ड, ये जो है हमारी है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा आयोजित कराया जाता है। ईट राइट नाम महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ईट राइट स्टेशन भी बना था कुछ दिन पहले, भारत का पहला ईट राइट स्टेशन। किस स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला था? सबसे पहले पहला स्टेशन जो था ईट राइट का दर्जा वाला, वो आपको पता होना चाहिए। तो वो स्टेशन था मुंबई सेंट्रल। कौन सा था? मुंबई सेंट्रल। इसी से हमने जोड़ा है, पहला ईट राइट जो स्टेशन बना था मुंबई सेंट्रल बना था। और मुंबई सेंट्रल कहां पर, किस जोन में है? वेस्टर्न जोन में है, ये आपको पता हो गया किस जोन में है। और अगर वेस्टर्न जोन में है तो भारत में टोटल कितने जोन हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, 18 जोन है। और जो सबसे नया बना था उसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम, हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम। तो आपको पता हो गया किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और इसका नाम क्या था? साउथ कोस्ट रेलवे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। हो सकता है सप्ताह के अंदर ही मिले, सोमवार को पहले ही मिले हम आपसे, तो नियमित करंट अफेयर्स के लिए। तब तक के लिए यदि आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक होता है, शेयर होता है और कमेंट होता है, ये तीनों चीजें करना ना भूलें। ठीक है, और जो भी आपसे प्रश्न पूछे गए हैं उसका भी जवाब दिया करें। आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो क्या होता है, मेरा भी मनोबल बढ़ता है कि मैं सही चीजों को दे पा रहा हूँ, लोगों को समझा पा रहा हूँ या नहीं। आप नहीं बताते तो हमें खुद ही संदेह रहता है कि हम अच्छे से चीजों को आप तक पहुंचा पा रहे हैं या नहीं। तो इसलिए प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करें। यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार।